जूही और आदित्य की परीक्षा रंग लाई। दोनों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। देश भर में मेरिट लिस्ट में भी दोनों का नाम आया। फिर क्या था, सारे अखबार के प्रथम पृष्ठ पर ही परीक्षा परिणाम के साथ फोटो भी छपी। सिस्टर मार्गरेटा गदगद हो गई। दोनों की प्रशंसा में असेंबली में एक पूरा भाषण दे डाली और दूसरे स्टूडेंट को इन दोनों का अनुसरण करने के लिए कहा। असेंबली में खड़ी-खड़ी जूही की एक क्लासमेट ने हाथों से मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, तो क्या बॉयफ्रेंड के मामले भी इसका अनुसरण करें? हमें तो कोई लड़का पसंद ही नहीं आया तो बॉयफ्रेंड कैसे बनाएंगे? पास में खड़ा उसका ही एक क्लासमेट ने नहले पर धैला दे मारा, मैं पास में ही तो खड़ा हूँ और तुझे बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा? बॉयफ्रेंड का मतलब जो फ्रेंड बॉय है वही बॉयफ्रेंड, मैं कोई लड़की तो हूँ नहीं। फिर दोनों अपना मुंह हाथों से दबाकर हंसने लगे। ये दुनिया इतनी सीधी तो नहीं है कि किसी को खुश देखकर खुद खुश हो जाए। जूही और आदित्य अगर खुश है तो दुनिया को क्यों नहीं सहन हो रही? कोई ना कोई कमी निकालकर दोनों की हंसी उड़ाना, ये तो दुनिया की फितरत है। ये आज नहीं, सदियों से ऐसा ही होता है। जब तक ये संसार है तब तक ये सब चलता रहेगा। इसीलिए तो जूही और आदित्य को किसी की कोई चिंता नहीं। वे दोनों अपने आप में खुश है। दोनों में वैसे देखा जाए तो बुराई कुछ नहीं है। ना वे किसी की बुराई करते हैं, ना किसी की हंसी उड़ाते हैं। बस अपने आप में मस्त रहते हैं, मगन है और पढ़ाई में व्यस्त है। इसमें ऐसी कौन सी बुराई की बात आ गई जो दुनिया को सहन नहीं होती? कई बार दोनों इस बात को लेकर चर्चा भी करते हैं, मगर प्रश्नों का उत्तर कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए हार कर कहते हैं, जिसे जो करना है करने दो, हम वही काम करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। दूसरों की चिंता लेकर क्यों मगजमारी करें? मगर प्रश्न है, समाज के संस्कार संस्कृति को ताक पर तुम नहीं रख सकते। कुछ नियम है जिसे मानकर चलना पड़ता है, वरना समाज आपको कभी भी सम्मान नहीं देगा। समाज की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि समाज आपकी गलती को कभी भी क्षमा नहीं करेगा। अखबार में जूही का फोटो देखकर उस दिन प्रतिभा उछल पड़ी। मुकेश ऑफिस जाने की तैयारी में लगा हुआ था, इसीलिए अखबार की ओर ध्यान नहीं दे पाया। प्रतिभा कहाँ चुप बैठने वाली थी, उसने जोर से चिल्लाकर कहा, मुकेश, मुकेश देखो हमारी जूही ने क्या कमाल कर दिया। मुकेश शेविंग कर रहा था। शेविंग करते करते ही पूछा, ऐसा क्या कमाल कर दिया तुम्हारी बेटी ने भाई? अब पहेलियां बुझाती रहोगी या पूरी खबर बताओगी? परीक्षा परिणाम तो अच्छा ही आया है जूही का। ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट लिस्ट में भी आई है। प्रतिभा खुशी से फूली नहीं समा रही थी। बेटी किसकी है भाई? मैं ना कहता था मेरी जूही बहुत समझदार है। हाँ, थोड़ा बहुत दोस्तों के साथ इधर उधर घूमती रहती है, ठीक है, उम्र का तकाजा है। नए जमाने के बच्चों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना ठीक नहीं। बच्चे पसंद नहीं करते। एक जमाना था जब हम माँ बाप के हिसाब से चलते थे। अब ये जमाना है, माँ बाप को बच्चों के हिसाब से चलना पड़ता है, कहकर हंसने लगा मुकेश। बेटी ने बहुत अच्छा किया, वो तुम्हारी बेटी हो गई। अगर कुछ बुरा करती तो मेरी बेटी हो जाती। तुम मर्दों में ये दोगलापन क्यों है? तुम लोग हर हाल में क्रेडिट लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हो। रहा सवाल माँ बाप के मानने की बात, तो मेरे डैडी ने मुझे बहुत आज़ादी दी, तभी तो मैं तुमसे शादी कर पाई, वरना डैड मुझे किसी लॉयर से शादी कर देते। वैसे डैड मुझे लॉयर बनाना चाहते थे, परंतु मैंने मना कर दिया, जो मुझ पर कभी जोर नहीं दिया। अरे भाई, नाराज क्यों होती हो? तुम्हारी भी बेटी है। मैं अकेला क्रेडिट कहाँ ले रहा हूँ? जूही की सफलता में केवल हम दोनों का ही हाथ नहीं है मुकेश। हम लोगों से अधिक क्रेडिट मेरे मॉम डैड को जाता है, जिन्होंने बचपन से लेकर अभी तक उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। हम दोनों तो कहने के लिए मॉम डैड हैं, हम दोनों से ज़्यादा तो वो अपने नाना नानी के करीब है। मैं इस बात को दिल से मानता हूँ। अगर वे दोनों नहीं होते तो मेरा करियर भी सफलतापूर्वक नहीं चलता। मैं रात को आकर तीनों से इत्मीनान से बात करूँगा। तुम मेरे जाने के पश्चात बात कर लेना, कह देना कि आज मैं थोड़ा अधिक व्यस्त हूँ, रात को बात करूँगा। जूही बुरा ना माने। फिर मैंने एप्लीकेशन दिया है दिल्ली में ट्रांसफ़र के लिए, देखो हो सकता है मुझे ट्रांसफ़र मिल जाए। मिल जाएगा तो कम से कम 1 साल तो जूही के साथ रह सकते हैं, मुकेश ने खुश होते हुए कहा। मेरा तो मन हो रहा है एक बार जूही से मिलकर आऊं। तुम कोई प्रोग्राम बनाओ ना, 2 दिन के लिए ही सही। मिलकर उसकी सफलता को सेलिब्रेट करेंगे तो बहुत खुश हो जाएगी, वरना उसके मन में ये मलाल रहेगा कि मॉम डैड इस खुशी के मौके पर भी उससे मिलने नहीं आए।
चलो देखते हैं। वैसे भी आज मुझे सब लोग कांग्रेचुलेशन करने आएंगे, मौका मिलते ही बात करूँगा। अब तुम्हारा बॉस कौन है? क्यों? हमारा बस तो चीफ मिनिस्टर है। वो चाहे तो हमें रोक ले, वो चाहे तो हमारा ट्रांसफ़र कर दे। उनके हाथ में ही है। आईएएस घोड़ों की लगाम रहती है। अगले साल मेरा प्रमोशन भी है। परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं कमिश्नर बन जाऊंगा। एक बार कमिश्नर बन गया तो दिल्ली में जा बैठूंगा, अपनी जूही के साथ रहूंगा। तुम दिल्ली जाओगे और जूही लंदन। कितने सालों का साथ रहेगा हमारा? जितने समय का हो, उसी समय को यादगार पल बना लेंगे। सकारात्मक सोचो यार। तुम्हें अच्छे से पता है मैं सकारात्मक ही सोचती हूँ। अपने मॉम डैड को अचानक देखकर जूही खुशी से उछल पड़ी। वाओ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज डैड, मॉम। यस माय लिटिल एंजल, यू डिजर्व इट। आपने हमें इतनी बड़ी खुशी दी और हम आपको इतनी सी खुशी नहीं दे सकते क्या? आई एम प्राउड ऑफ यू। अपनी बेटी को बाहों में भरकर उसके साथ एक चुंबन अंकित कर दिया मुकेश ने। आई एम आल्सो प्राउड ऑफ यू माई परी। तुमने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें वही देंगे जो तुम्हें पसंद है। प्रतिभा ने खुश होकर कहा। अभी बातचीत चल ही रही थी कि नानी जी ने आकर कहा, तुम लोग अचानक, कोई खबर भी नहीं। दिल्ली में कोई काम पड़ गया क्या मुकेश को? नहीं मम्मा, हम तो जूही को सरप्राइज देना चाहते थे, इसीलिए अचानक आए, प्रतिभा ने कहा। हाँ, जूही ने इतना अच्छा किया तो सी डिजर्व इट। डैड कहाँ है मम्मा? वे तो खुश है ना? बहुत खुश, खुशी से पागल हुए जा रहे हैं। जूही के लिए क्या करना है, जूही को क्या चाहिए, किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। उनका बस चले तो सारी दुनिया जूही के कदमों में डाल दे। अरे भाई, किसकी कितनी तारीफ हो रही है। तुम लोग कब आए? न टेलीफोन न कोई खबर, यूं ही अचानक। नाना जी ने कहा, डैड आपकी जूही ने तो कमाल कर दिया, इसीलिए उसे सरप्राइज देने आए हैं। मुकेश ने खुश होकर कहा, बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। केवल फ़ोन में बात करके कांग्रेचुलेशन कहने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल बड़ी सी पार्टी होनी चाहिए इस खुशी में। डैड, हम आपके साथ हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। किसको किसको बुलाना है बुला लीजिए, हम पार्टी का इंतजाम करते हैं। नाना नानी ने अपने दोस्तों को बुलाया, मॉम डैड ने अपने दोस्तों को बुलाया, जूही ने अपने करीबी दोस्तों को बुलाया पार्टी में। पार्टी अपनी पूरी सबाब पर थी। मॉडर्न गानों की धुन पर थिरकते हुए कदम, बल खाती हुई कमर, हाथ में जाम और आंखों में नशा। जूही अपने दोस्त आदित्य के साथ आंखों में आंखें डालकर थिरक रही थी। अचानक प्रतिभा की नज़र जूही पर पड़ी तो उसे समझने में देर नहीं लगी। जूही की आंखों में कुछ तो है आदित्य के लिए। ये केवल पार्टी का नशा नहीं, ना ही शराब का नशा। ये नशा तो प्रेम की डगर पर चलने से लवर्स की आंखों में होता है। एक जमाना था जब वो भी इस नशे की शिकार हो चुकी थी। भला वो समझने में गलती कैसे कर सकती है? प्रतिभा धीरे धीरे जूही के पास आ गई, उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, हाय डार्लिंग, आर यू हैप्पी? मॉम की आवाज़ सुनकर जूही जैसे नशे से जाग उठी। ओ मॉम, हैप्पी, वी आर हैप्पी। तुम्हारे साथ ये कौन है परी? ओ मॉम, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, ये है आदित्य, माई बेस्ट फ्रेंड एंड माई क्लासमेट। न्यूज़पेपर में जो दूसरा नाम आया था, आदित्य चोपड़ा, ये वही है आदित्य चोपड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस माई सन, you are very intelligent. I am very happy for both of you. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप जूही के क्लासमेट हो एंड बेस्ट फ्रेंड को जानकर बहुत अच्छा लगा। दोस्त हो तो ऐसा। थैंक यू आंटी, आई एम वेरी लकी बिकॉज जूही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आगे का क्या सोचा है आपने? किस कॉलेज में जाना है? प्रतिभा ने पूछा। हमने और जूही ने मिलकर यही फैसला लिया है कि दिल्ली का जो सबसे अच्छा कॉमर्स कॉलेज है उसी में एडमिशन लेंगे। हमारा परसेंटेज अच्छा है तो उम्मीद करते हैं कि हमें एडमिशन मिल जाएगा, मुस्कुराकर जवाब दिया आदित्य ने। गुड, वेरी गुड। आफ्टर बीकॉम करने के बाद क्या इरादा है, बिजनेस या आगे और स्टडी करना है? जूही बता रही थी, आपके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। चोपड़ा एंड सन्स आपकी कंपनी है। मेरी नहीं आंटी, मेरे फादर की कंपनी है। मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे भी पढ़ना है। एमबीए करने के लिए लंदन जाना है। वाओ, वेरी गुड। जूही को भी तो लंदन जाना है एमबीए करने।
हम दोनों ने मिलकर ही तय किया है कि हम एक ही बिजनेस स्कूल में जाएंगे, जूही ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तुम दोनों ने मिलकर डिसाइड भी कर लिया। तुम बच्चे ना हमसे एक कदम आगे का सोचते हो, इसीलिए तो कहते हैं न्यू जनरेशन, हंसने लगी प्रतिभा। भाई क्या कर रही है न्यू जनरेशन, क्या बातें हो रही है, हमें भी बताओ, मुकेश ने अचानक आकर पूछा। डैड, ये मेरा दोस्त आदित्य चोपड़ा, इसका भी पेपर में नाम आया था, आपने पढ़ा होगा। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, एक ही सब्जेक्ट है हम दोनों का, कॉमर्स। तो तुम ही हो आदित्य जिसे मेरिट लिस्ट में सेकंड पोजीशन मिला है। यस अंकल, क्रेडिट गोज टू जूही, क्योंकि मुझे बहुत नोट्स दिया करती थी, उसका नोट्स पढ़कर ही मैं मेरिट में आ पाया, प्रशंसा करते हुए आदित्य ने कहा। नो डैड, आदित्य भी मुझे बहुत से नोट्स देकर हेल्प करता था, तभी तो मेरा भी इतना अच्छा रिजल्ट आया। ओहो, समझ गए, तुम दोनों रियली बेस्ट फ्रेंड हो, एक दूसरे को क्रेडिट दे रहे हो। आई लाइक योर एटीट्यूड। बाय द वे, सुना है आपके फादर बिजनेसमैन हैं, कंपनी का नाम क्या है? यस अंकल, कंपनी का नाम। आदित्य नाम बताता इससे पहले मुकेश को उसके दोस्त ने पीछे से आवाज दी। वो दोस्त के पास चला गया। अगर कंपनी का नाम सुन लेता तो पता नहीं क्या कहर टूट पड़ता। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक, और इस कंपनी से तो मुकेश का 36 का आंकड़ा है। अखिलेश चोपड़ा से तो मुकेश का जाने कितने सालों का बेर है। यही अखिलेश है जो अपनी ताकत के दम पर न जाने कितनी बार मुकेश का ट्रांसफर करा दिया ताकि उसके गोरख धंधे पर किसी की बुरी नजर न पड़े, खासकर मुकेश की। मुकेश अगर जान लेता कि आदित्य चोपड़ा अखिलेश चोपड़ा का बेटा है, तो शायद कभी भी अपनी बेटी को उससे मिलने नहीं देता। मुकेश एक सच्चा इंसान है, उसके रोम रोम में सच का रस घुला हुआ है। वो कैसे विश्वास करता कि कोई झूठे इंसान का बेटा सच्चा हो सकता है। प्रतिभा के कहे अनुसार जूही आदित्य को बहुत पसंद करती है, शायद दोनों में इश्क का बुखार चढ़ा हुआ है। उसने तो ये सोचकर इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि इस उम्र में ऐसा होता है, मगर इस उम्र में भी दुश्मन के बेटे को वो अपनी बेटी से इश्क लड़ाने कैसे दे सकता है। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है, और समय जो करता है अच्छा करता है। अब देखना है कि समय जूही और आदित्य के साथ क्या अच्छा करता है। जूही और आदित्य दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज में भर्ती होने का निर्णय लिया और भर्ती हो गए। दोनों के सपनों को पाखी को खुले आकाश में उड़ने के लिए पंख मिल गए। कॉलेज में प्रवेश करते ही उनको पता चल गया कि कॉलेज का जीवन कितना अलग होता है। दोनों के मन में गुदगुदी हो रही थी, ये सोचकर कि अब कॉलेज के छात्र कहलाएंगे। कॉलेज में पहुंचे और सीनियर्स ने रैगिंग नहीं ली, ऐसा कभी संभव नहीं होता, वो भी दिल्ली जैसे शहरों में। बातों बातों में सीनियर्स को पता चल गया था कि आदित्य दिल्ली के सबसे बड़े बिजनेसमैन चोपड़ा एंड सन्स कंपनी के मालिक अखिलेश चोपड़ा का बेटा है, और जूही प्रसिद्ध आईएएस ऑफिसर मुकेश ओबेरॉय की बेटी है। किसी में इतना साहस नहीं हुआ कि दोनों की जमकर रैगिंग करते। 2-4 प्रश्न पूछकर ही दोनों को छोड़ दिया। आज तुम्हारे डैड का नाम काम आ गया आदित्य, रैगिंग से छुट्टी मिली, वरना ये सीनियर्स हमें ऐसा नाच नचाते क्या पता। छूटते ही जूही ने कहा, केवल मेरे डैड का ही नहीं, तुम्हारे डैड का नाम भी काम आ गया। तुम्हारे डैड को भी कौन नहीं जानता, उनके जैसा ईमानदार और सख्त आईएएस ऑफिसर दूसरा कोई नहीं है, आदित्य ने तारीफ करते हुए कहा। वैसे जो भी हो आदित्य, कॉलेज लाइफ का मजा अलग ही होता है। यहाँ पर देखो सब कैसे बिंदास बैठकर बातें कर रहे हैं। कुछ लोग कैंटीन में बैठकर हंसी मजाक कर रहे हैं, तो कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर ठहाके मारकर हंस रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पढ़ने नहीं आए, किसी पार्क में घूमने आए हैं, खुश होते हुए जूही ने कहा। अब कॉलेज स्कूल जैसा तो नहीं हो सकता, सबको मालूम है कॉलेज लाइफ बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर कोई हमें साथ देखकर कुछ नहीं कहेगा, ना ही फिक्रे कसेगा। सबका सपना होता है किसी दिन कॉलेज जाए और कॉलेज लाइफ को जी भर के जिए। यही तो समय होता है जब सब पर इश्क का भूत सवार रहता है, जिसे देखो जोड़ी बनाकर घूमते रहते हैं। हाँ, हमारी जोड़ी थोड़ी पहले ही बन गई, वो बात अलग है। आदित्य हंसने लगा। सो तो है आदि, हम औरों से अलग है। देखना हमारी जोड़ी के बारे में कितनी तेजी से बात फैलती है कॉलेज में, बड़ा मजा आएगा। जूही थोड़ी सी रोमांटिक हो रही थी, और सचमुच वही हुआ। देखते ही देखते कॉलेज में बात आग की तरह फैल गई। एक नई जोड़ी आई है,
दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट और बड़े बाप की संतान है, फिर क्या था। जब भी दोनों कहीं से निकलते सबकी आंखें उन पर होती और कानाफूसी भी होती। आदित्य हैंडसम, इंटेलिजेंट और बड़े बाप का बेटा है, उस पर लड़कियों की जान से मरने लगी, बात करने के लिए तरसने लगी। इधर जूही के पीछे बहुत से लड़के दीवाने हुए जा रहे थे, उसका बिंदास स्वभाव, उसकी सुंदरता देखकर। उनका स्टाइल सेंस कॉलेज में एक चर्चा का विषय बन गया। जूही और आदित्य की जोड़ी तो पहले ही कॉलेज में प्रसिद्ध हो गई, परंतु दोनों को और अधिक आकर्षण का केंद्र तभी बने जब एकेडमिक स्तर पर दोनों ने टॉप किया। अब तो उनके पीछे लड़के लड़कियों की कतार लग गई, कभी किसी को नोट्स चाहिए तो कभी थोड़ी देर उनसे बात करके खुश होना चाहते थे। दोनों ही सबके लिए चर्चा का विषय बन गए। एक बार एक लड़की ने अपने दोस्त से कहा, यार दोनों जब देखो तब हाथ में हाथ डाले घूमते रहते हैं, कभी कैंटीन में दिखते हैं तो कभी कॉफी हाउस में दिखते हैं, कभी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हुए दिखते हैं। दोनों पढ़ाई कब करते हैं और टॉप कैसे करते हैं। दोस्त ने कहा, टॉप करने के लिए हमेशा किताब में घुसे रहना जरूरी नहीं, कॉलेज को कॉलेज लाइफ जैसा एंजॉय करते हैं दोनों, और जब घर जाते हैं तो पढ़ाई को लेकर गंभीर हो जाते होंगे। वैसे दोनों ही पहले से ही काफ़ी इंटेलिजेंट है, पढ़ाई को अपने कॉलेज लाइफ से अलग रखते हैं। सुना है ये दोनों स्कूल लाइफ में थिएटर, मॉल, रेस्टोरेंट घूमा करते थे। उनके लाइफ स्टाइल को देखकर मुझे कभी कभी जलन होती है। हम ऐसे क्यों नहीं है, बिंदास बेफिक्र। नहीं यार, हम बिंदास बेफिक्र हैं, मगर पढ़ाई को लेकर भी बिंदास और बेफिक्र है। पढ़ाई को लेकर गंभीर नहीं हो पाते हैं, इसीलिए तो फिसड्डी साबित होते हैं। वैसे इस कॉलेज में आने वाले सभी स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं, मगर ये दोनों तो बिल्कुल सबसे अलग। स्टाइल के मामले में जूही सबसे अलग थी, उसे सब लड़कियां स्टाइल आइकॉन मानती थी। मिनी स्कर्ट टॉप में बहुत सेक्सी लगती थी। जब ऐसी ड्रेस पहनकर, हाई हील पहनकर कहीं से निकल जाती थी तो लड़के सब आहें भरकर रह जाते। एक बार आदित्य ने मजाक में कहा, यार जूही तुम ऐसी ड्रेस पहन के मत आया करो कॉलेज, लड़के जब आंखें फाड़ कर देखते हैं तो मेरे दिल पर छुरियां चल जाती है, ऐसा लगता है हाथ से फिसल गई तुम। कैसी बातें कर रहे हो आदि, तुम्हारी हमारी दोस्ती क्या नहीं है जो एक ही झटके में टूट जाएगी। किसी में इतना साहस नहीं कि हमारे बीच में आकर खड़ा हो जाए और दीवार बन जाए। खिलखिलाकर हंस पड़ी जूही। तुम्हारे इसी बिंदास हंसी ने तो मुझे दीवाना बना दिया। अच्छा, तो केवल मेरी हंसी देखकर तुम दीवाने हुए और कोई क्वालिटी नहीं है मुझ में, है ना। इंटेलिजेंट हो, खूबसूरत हो, साथ में बहुत सेक्सी भी। आदित्य ने जोर से हंस पड़ता तो उसके पीठ पर एक चप्पत मारकर जूही भी जोर जोर से खिलखिला पड़ती। दोनों ही इस बिंदास हंसी की आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती तो सबकी नज़र उठ जाती। एक बार की बात है, एक दिन जूही रेड कलर के स्लीवलेस टॉप, ब्लैक कलर का स्कर्ट और ब्लैक कलर का हाई हील पहनकर कॉलेज में जैसे ही प्रवेश हुई तो आसपास खड़े लड़के सीटी मारने लगे। उस समय आदित्य साथ में नहीं था, इसीलिए लड़कों को साहस मिल गया था। लड़के ये मौका गंवाना नहीं चाहते थे। लड़कों को जूही के पीछे पीछे आता हुआ आदित्य दिखा तो सब चुप हो गए, परंतु आदित्य समझ गया कि जूही को लड़के छेड़ रहे हैं। वो सबके सामने आकर सीना तान कर खड़ा हो गया। क्यों, तुम लोगों की क्लास नहीं है क्या? कॉलेज में पढ़ाई करने आए हो या आवारागर्दी करने? कोई भी खूबसूरत लड़की दिख गई तो सीटी मारकर ये जताना है कि मैं आवारा हूँ? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? उसमें से एक बड़े बाप का बेटा था, उससे सहन नहीं हुआ तो उसने जवाब दिया, हम अगर आवारा है तो तुम क्या हो? मैंने किसी लड़की को देखकर सीटी बजाई है क्या? बजाई तो नहीं तो क्या हुआ? उस सेक्सी लड़की को हमेशा साथ लटकाकर घूमते रहते हो, ये क्या शराफत की निशानी है? तो तुम भी घूमो ना, तुम्हें किसे मना किया है? इसका अर्थ ये नहीं कि कोई भी लड़की देखी नहीं कि उसे छेड़ने लग गए। जूही मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे तुम लोग आगे से कभी छेड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ध्यान रहे। मैं अखिलेश चोपड़ा का बेटा हूँ, मुझे कम समझने की कोशिश मत करना। ये मेरी धमकी नहीं समझाई से, नहीं समझे तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। गुस्से में लाल पड़ गया था आदित्य का चेहरा। छोड़ो आदित्य, चलो यहाँ से। तुम ऐसे लोगों से क्यों जुबान लड़ा रहे हो? जिसे जो कहना है कहने दो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सब सुनने की मेरी आदत है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी अपनी सेहत पर मत लेना, जूही ने समझाया। जूही ने लोगों के लिए शम को कभी नहीं बदला था, खाकर लोग ही बदल गए। अब तो कॉलेज में इन
जोड़ी को देखने की लोगों की इतनी आदत पड़ गई थी कि देखते तो देखकर आगे निकल जाते, कुछ कहते नहीं। जूही की सहेलियां कई बार मजाक में कहती, तूने अच्छा हाथ मारा है यार, एक तो इतना हैंडसम, इंटेलिजेंट और ऊपर से अमीरजादा, मिला कहाँ से, हमें क्यों नहीं मिलता कोई ऐसा। उसे देखते ही दिल धक धक करने लगता है। संभाल ले दिल को, वरना दिल निकाल कर हाथ में रख दूंगी। किस पर नजर डाल रही है पता है ना, आदित्य मेरा है, केवल मेरा, किसी और का कभी होने ही नहीं दूंगी जब तक जिंदा हूँ। एक लंबी सांस लेकर कहती है जूही। बाप रे, इतनी दीवानी, पर एक बात बताया नहीं तूने, मिला कहाँ पर, क्या सीधा स्वर्ग से उतर कर आया है। परंतु मैंने तो सुना है स्वर्ग से अप्सराएं आती है, उसका मेल वर्जन कहाँ से आ गया। सारी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ती। इस धरती का है, क्लास 9 से हमारी दोस्ती है, तब से हम एक दूसरे से कभी अलग नहीं हुए, ना ही हमारे बीच में कोई खलनायिका आ पाई है। तुम लोग भी बिल्कुल कोशिश मत करना, वैसे आदित्य को मेरे सिवाय कोई अच्छी ही नहीं लगती, घमंड से कहती है जूही। एक बात बताना, तुम लोगों को रात को नींद आ जाती है या रात भर व्हाट्सएप वीडियो चैट करते रहते हो, एक सहेली ने पूछा। अगर यही सब करते रहते तो इतना अच्छा एकेडमिक रिजल्ट कैसे होता, जूही जवाब देती है। पर तुम उससे दूर कैसे रहती हो, इतना हैंडसम सेक्सी, उसे देखकर हमारा दिल धक धक होने लगता है। तुम्हारा दिल नहीं धड़कता, धड़कता तो है, परंतु क्या करे, न चाहकर भी दूर रहना पड़ता है, मजबूरी है। तुम दोनों लिव इन में क्यों नहीं रहते हो, जब दोनों में इतना प्यार है तो नजदीक रहकर एक दूसरे को समझना चाहिए कि लाइफ पार्टनर बनने के लायक है कि नहीं है। आजकल लिव इन में रहना तो आम बात है, एक सहेली ने सुझाव दिया। हाँ ठीक ही तो कहा, एक साथ रहोगे तो पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी, अलग अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक दूसरे की मदद से अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे और एक दूसरे को समझने का अच्छा मौका मिलेगा। किसी को बिना अच्छे से समझे उसे लाइफ पार्टनर बनाने का सोचना नहीं चाहिए, क्या पता कल दोनों के विचार अलग अलग हो जाए और रिश्ते में दरार आ जाए। दूसरी सहेली ने कहा, अगर मेरे मॉम डैड और नाना नानी तैयार नहीं हुए तो उन्होंने मुझे गलत समझा तो उनको समझाना कि तुम दोनों एक दूसरे की आवश्यकता हो, तुम्हें उसे लाइफ पार्टनर बनाने से पहले अच्छे से समझना चाहती हो, इसमें गलत समझने की क्या बात है। आजकल तो आम बात है, तुम दोनों अभी अडल्ट हो। तीसरी सहेली ने कहा, मैं अडल्ट हूँ, परंतु कानूनी तौर पर आदित्य अभी अडल्ट नहीं है। आदित्य और हम एक ही उम्र के हैं, दोनों की अभी उम्र 19 साल है। अडल्ट होने के लिए भी आदित्य को 2 साल चाहिए, अर्थात 21 साल का होना पड़ेगा। और आदित्य अगर तैयार ना हो तो मेरे अकेले तैयार होने से क्या होता है। आदित्य से इस बारे में कहना उचित होगा कि नहीं, पता नहीं क्या उचित अनुचित लेकर बैठी हो। आजकल लड़कियां किसी मामले में कम है क्या, जब पढ़ाई में तुम मुझसे कम नहीं हो तो इश्क के मामले में क्यों कम पढ़ना चाहती हो। दोनों बराबर है, दोनों के कहने का बराबर अधिकार है। छोड़ो शर्माना, अब मन की बातें कह दो उससे। हमारी सुजाता, विनीता, प्रिया भी तो लिव इन में रह रही है। हाँ, शुरू शुरू में पेरेंट्स थोड़ा नाराज हो जाते हैं, पर बाद में एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट होकर लिव इन में रहने का खर्चा कहाँ से मिलेगा, इसके लिए तो पहले फ्लैट किराए पर लेना पड़ता है। जूही ने चिंता जताई, तीनों के बॉयफ्रेंड जॉब करते हैं, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें भी काहे की परेशानी है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत अमीर बाप का बेटा है, उसको पैसे की कमी कहाँ पर है। तुम भी हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हो, तुम्हें किस बात की कमी है। सबकी बातों से आज जूही के दिल पर गहरा असर छोड़ा। तभी तो कहते हैं संगत का असर, संगत जैसा करोगे वैसा ही असर भी होगा। पर जूही भागकर भी कहाँ जाएगी। आजकल यंग जनरेशन इसी फैशन के पीछे तो भाग रही है। बॉयफ्रेंड मिला नहीं कि लिव इन में रहो और एक दूसरे को समझो, अगर बात नहीं बनी तो तू नहीं तो कोई और सही। जूही मन ही मन सोचने लगी, अगर आदित्य ने मुझे गलत समझ लिया तो क्यों गलत समझेगा, एक बार बात कर तो देखते हैं। हो सकता है उसके मन में भी यही बात चल रही है, परंतु मुझसे कह नहीं पा रहा है। आज उससे मैं बात करूंगी, करनी ही पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे हाथ से ही निकल जाए, किसी दूसरे लड़की के साथ लिव इन में रहना शुरू कर दे। नहीं नहीं, मैं आदित्य को खोल नहीं सकती। मन ही मन जूही ने एक फैसला ले लिया। फरवरी का महीना है, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड, धूप में बैठकर शरीर को धूप से जो गर्माहट मिलती है उससे आनंद आ जाता है। शरीर को सूर्य किरणों की बहुत आवश्यकता होती है, शरीर की उष्णता से मन को ऊर्जा मिल जाती है। आज धूप में बैठकर जूही भी मन के अंदर ऊर्जा संजो रही, चाहे कुछ भी हो आज आदित्य से बात करनी ही पड़ेगी।
क्या बात है जूही डार्लिंग, आज तुम चुपचाप बैठकर कुछ सोच रही हो, कुछ हो गया है क्या? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है क्या? बताओ क्या बात है? बड़े प्यार से पूछा आदित्य ने। आदि, मुझे एक बात कहना है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? ये कैसी बातें कर रही हो जूही, कभी ऐसी बात तो नहीं करती। तुम्हें बात करने का अंदाज ही बिंदास है, कहो क्या कहना चाहती हो? आदि, हमारे सामने हमारा फाइनल एग्जाम है, हमें एक दूसरे की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ महीने एक साथ रहें और एक साथ पढ़ाई करें? बातों को सीधा न कहकर घुमाकर कहा जूही ने। मैं समझा नहीं। एक जगह बैठकर पढ़ाई करना है तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, उसके बाद घर चला जाऊंगा रात को। ऐसा नहीं आदि, मेरे कहने का अर्थ है हम दोनों कुछ महीने एक ही साथ रहेंगे और रात और दिन एक साथ पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। मैं कुछ दिनों से यही सोच रहा था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, परंतु तुम्हें पसंद है कि नहीं सोचकर मैंने कहा नहीं। तुम्हारे घर वाले भी मना कर सकते हैं, तुम्हारे फादर बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, हमें पता है। वे तो किसी भी तरह तैयार नहीं होंगे। उन्हें समझाना मेरा काम है। तुम तैयार हो कि नहीं? तुम अपने मॉम डैड को समझा पाओगे कि नहीं ये बताओ। मेरे डैड भी बहुत स्ट्रिक्ट है, उन्हें समझाना भी मुश्किल है। ऐसा नहीं कर सकते क्या? हम जब लंदन जाएंगे तब साथ में रहेंगे। अभी तो हमारा फाइनल एग्जाम है। कितने महीने और रह गए हैं, तब तक इंतजार कर लेते हैं। लंदन में हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कोई देखने नहीं आएगा और न ही किसी को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। आर यू एग्री? प्यार से जूही की ओर देखते हुए आदित्य ने मुस्कुरा दिया। हाँ, ऐसा करते हैं। मेरे घर में भी नाना नानी और मॉम डैड को समझाना मुश्किल होगा, परंतु तुम्हारे बिना रहा भी तो नहीं जाता। कब तक और अलग अलग रहेंगे? जूही ने उदास होते हुए कहा। हैव पेशेंस माय बेबी। आदित्य ने एक मुस्कुराहट बिखेर दी तो जूही भी मुस्कुरा पड़ी। बीकॉम अंतिम वर्ष की पढ़ाई करते करते दोनों ने एमबीए प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी पूरी कर ली। दोनों को पूरा विश्वास है कि लंदन के किसी अच्छे बिजनेस स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई संदेह भी नहीं है, क्योंकि दोनों चाहे बिंदास घूमे फिरे या कुछ भी करे, मगर अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर है। लंदन में एमबीए करना तो दोनों का सपना है। सपना पूरा करने के लिए दोनों एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जीमेट में दोनों ने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने योजना बनाई कि इस खुशी को सेलिब्रेट किया जाए, इसलिए आज फिर दोनों निकल पड़े मॉल में शॉपिंग करने और घूमने फिरने के लिए। वैसे भी बहुत समय नहीं है, इसीलिए जाने की तैयारी भी तो करनी है दोनों को। वैसे तो दोनों का सपना है लंदन में जाकर खरीदारी करने की, परंतु जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब तो लेना ही पड़ेगा। आजकल नाना जी भी रिटायर हो गए हैं, इसलिए घर पर ही रहते हैं अधिकतर समय। शाम को डैड मुकेश जब घर आए, जूही ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सुनकर सब बहुत खुश हुए और मन में उमंग लेकर जाने की तैयारी करने लगे। मुकेश के मन में एक प्रश्न आया तो उसने जूही से पूछा, जूही बेटा, तुम्हें छोड़ने के लिए और एडमिशन दिलाने के लिए हम दोनों को जाना चाहिए, है ना? डैड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे खुद ही सब करने दीजिए। अपना काम खुद करने से आत्मविश्वास भी बढ़ता है। मेरे साथ आदित्य है ना, अब चिंता क्यों करते हैं? नहीं जूही, हम सोच रहे थे कि इसी बहाने हम लंदन घूमकर आ जाते हैं। तुम्हारे डैड के काम के कारण तो जाना होता नहीं है ज़्यादा कहीं। मैं भी घर बैठकर ऊब महसूस करती हूँ। इसी बहाने तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी देख लेंगे और लंदन भी घूम लेंगे। प्रतिभा ने मन की बातें कही। मॉम, आप लोग फिर कभी आ जाना, पहले हम जाते हैं। एडमिशन लेकर रहने की जगह देखते हैं, उसके बाद आपको बुला लेंगे, तब आना, आराम से घूमना। मैं भी शांति से घूम सकती हूँ आप लोगों के साथ। जूही ठीक कह रही है प्रतिभा, आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, इंडिपेंडेंट है। पहले उसे जाकर सेटल होने दो, अपना काम उसे खुद करने दो, आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर हम दोनों चले जाना। नाना जी ने कहा, देखा मेरे नानू कितने समझदार है। जूही को नानू से अच्छा कोई नहीं समझता। जूही पर नानू को बहुत विश्वास है, परंतु नानू, मेरे जाने के बाद आप अच्छे से रहना, अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ, तेरे नानू ही तो तेरे लिए सब कुछ है। इस नानी का तो तुझे कोई ख्याल ही नहीं रहता। नानी की चाहे तबीयत खराब हो जाए, उससे तुझे क्या? एक बार भी नहीं कहा, नानी तुम भी अच्छे से रहना। नानी जी ने मुंह फुला लिया। नानी को बच्चों जैसा मुंह फुलाते देखा तो जूही दौड़कर उनके पास गई और गले में बाहें डालकर बोली, बच्चों जैसे मुंह फुला लेती हो, कितनी मासूम सी लगती हो नानी। वैसे तुम बहुत नटखट हो, परंतु इस समय बहुत प्यारी सी लग रही हो। तो जाने की तैयारी कर दो जूही बेटा,
कहकर उदास हो गया मुकेश। डैड को अचानक उदास होते देखकर जूही ने पूछा, मेरे जाने से आप खुश नहीं हैं डैड? कौन कहता है मैं खुश नहीं हूँ? आज हम सबका सपना पूरा होने जा रहा है। बहुत खुश हूँ मैं। मगर बेटा, मगर क्या डैड? तुम्हारे जाने के बाद घर कितना सूना सूना हो जाएगा। तुम रहती हो तो चारों ओर चहकती रहती हो, घर में एक रौनक सी बनी रहती है। इसके बाद तो हम सब काम करेंगे, खाएंगे, सोएंगे बस। मुकेश की आंखें गीली होने लगी। डैड, आपके जैसे इंसान के आंखों में आंसू आज मैंने पहली बार देखा है। डैड को देखकर जूही भी भावुक हो गई। तुम्हारे डैड ऊपर से जितने कठोर दिखते हैं, अंदर से उतने ही कोमल है। इस बात को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैंने अभी जाने के लिए मना किया, इसीलिए आप उदास हो गए डैड? नहीं रे पगली, लंदन तो पास में ही है। कभी भी तुम्हारी याद आएगी तो चले आएंगे। अभी तुम खुद जाओ, सब कुछ करो। तुमने सही कहा, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। जूही ने डैड के गले में बाहें डालकर प्यार से कहा, मेरे अच्छे डैड, मुझे हर जन्म में यही डैड मिले। मेरे डैड अच्छे कोई भी नहीं। इधर आदित्य की जीमेट का परिणाम सुनकर उसके पापा अखिलेश चोपड़ा बहुत खुश हुए। बेटे को लंदन के अच्छे बिजनेस स्कूल में एमबीए करने को मिले, यही तो चाहते थे वो। एमबीए करने के पश्चात आकर बिजनेस में हाथ बटाए। बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सके। एक बिजनेसमैन का इसके अलावा और क्या सपना हो सकता है? तुम्हारी जाने की तैयारी शुरू हो गई आदित्य? पापा अखिलेश ने पूछा। नहीं डैड, बस तैयारी करने ही वाला हूँ। थोड़ी सी शॉपिंग करके लाया हूँ आज। क्यों भाई, थोड़ी सी क्यों? जी भर के शॉपिंग करो, आखिर लंदन पढ़ने जा रहे हो। एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हो, लोगों को समझ में आना चाहिए, खुश होकर कहा अखिलेश ने। डैड, मेरी इच्छा है मैं लंदन में जाकर शॉपिंग करूं, इसीलिए यहाँ से ज़्यादा कुछ लेकर नहीं जाना चाहता। पहली बार लंदन जा रहा हूँ तो कोई चीज़ पसंद आ गई तो बिना लिए मन नहीं मानेगा, खुश होकर कहा आदित्य ने। जरूर जरूर बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खूब घूमो फिरो, जिंदगी जियो। ये स्टूडेंट लाइफ केवल एक बार आता है जीवन में, बाद में बहुत याद आती है। इसीलिए इस समय को बिल्कुल यादगार बना के रखना। वैसे तुम्हारा कोई दोस्त जा रहा है क्या? मतलब तुम्हारे बेंच का कोई? बेटे का पेट थपथपाकर कहा अखिलेश ने। जूही की बात बताऊं कि नहीं, सोचकर आदित्य चुप हो गया। फिर सोचा, जूही मेरी क्लासमेट है, कहने से क्या होगा। हाँ डैड, एक मेरी क्लासमेट जा रही है, जूही, जूही ओबरॉय। ओबरॉय शब्द सुनकर अखिलेश के दिमाग में कुछ कौंध गया। मन में एक प्रश्न उठा तो उसने पूछा, ये जूही कौन है? मतलब जूही ओबरॉय कौन है? उसके फादर का नाम क्या है? मुकेश ओबरॉय, आईएएस ऑफिसर मुकेश ओबरॉय, अभी कमिश्नर बनकर दिल्ली आए हैं। मुकेश ओबरॉय का नाम सुनते ही अखिलेश चोपड़ा के चेहरे पर कई भाव आए और गए और माथे पर बल पड़ गए। केवल तुम्हारी क्लासमेट ही है ना जूही ओबरॉय? क्यों, क्या बात है डैड? बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंटेलिजेंट भी है। कुछ नहीं, बस ज़्यादा दोस्ती मत बढ़ाना। क्यों डैड? कुछ नहीं, बस पढ़ाई करने जा रहे हो, पढ़ाई में मन लगाना। बहुत अधिक दोस्ती बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल की ही तो बात है, फिर इंडिया वापस आओगे तो तुम्हारी मनपसंद लड़की से तुम्हारी शादी कर देंगे। मैंने अपने दोस्त की बेटी से बात पक्की करके भी रखी है। तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं वो लोग। बहुत सुंदर लड़की है। डैड की बातों में आदित्य को कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। डैड को क्या पता है कि मेरी मनपसंद लड़की कौन है? पहले एमबीए करके आता हूँ, फिर डैड से इस बारे में बात करूँगा। अभी तो खुशी खुशी जाता हूँ। ज़्यादा बात करके डैड को नाखुश नहीं कर सकता। शादी मुझे करनी है, फैसला भी मैं ही करूँगा, परंतु अभी कुछ कहना नहीं है। आदित्य ने मन ही मन कुछ निर्णय लिया और अपने कमरे में चला गया। लंदन बिजनेस स्कूल में जूही और आदित्य का एडमिशन हो गया। अब सवाल है, कहाँ रहा जाए, कैसे रहा जाए। वैसे पहले ही दोनों के मन में यही इच्छा पड़ रही है कि जब लंदन जाएंगे तो एक ही साथ रहेंगे। एक साथ रहने का अर्थ लिव इन रिलेशनशिप में। हिंदुस्तान में तो ये इच्छा पूरी नहीं हुई, परंतु लंदन में तो पूरी कर सकते हैं। लंदन में न कोई पूछने वाला है, न कोई देखने वाला, न कोई रोकने टोकने वाला। इस उम्र में जो आज़ादी युवा पीढ़ी को चाहिए, वो आज़ादी अपने देश से बाहर जाकर ही तो मिल जाती है। ये आवश्यक नहीं है कि सभी युवा आदित्य और जूही जैसे हो। कुछ युवा घर के संस्कार संस्कृति को मानकर चलने वाले भी हैं, जो बाहर जाकर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूलते। न जाने क्यों आजकल युवा पीढ़ी आज़ादी शब्द को गलत अर्थ में लेने लगी है। आज़ादी का अर्थ ये तो नहीं जो मन में आए वही किया जाए।
आज़ादी का अर्थ तो वैचारिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आज़ादी, फिर अपनी मनपसंद नौकरी करने की आज़ादी, विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी। आजकल लड़कियों को सभी आज़ादी तो मिल रही है, मगर कई बार भावना के वशीभूत होकर जो गलत निर्णय लड़कियां ले लेती है, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में रहने को आज़ादी का एक हिस्सा समझ लेती है, उन्हें बाद में कई बार पछताना भी पड़ता है। खैर, जूही और आदित्य को रोकने वाला अभी कोई नहीं है, इसीलिए दोनों ने ही पूरी तरह निश्चय कर लिया लिव इन रिलेशनशिप में रहने का। उन्होंने एक फ्लैट किराए में लिया और हसीन पल बिताने लगे, जिस पल में अभी खुशी है, सुख की अनुभूति है, तन मन दोनों तृप्त है, नहीं है तो केवल माता पिता के दिए हुए संस्कारों के लिए मन में श्रद्धा और सम्मान। माता पिता से छुपकर, झूठ बोलकर इस तरह का रिश्ता निभाते हुए दोनों के मन में कोई अपराध बोध भी नहीं है, या तो कह सकते हैं दोनों अपने आप में इतना ज़्यादा मस्त मगन है कि इन सब बातों को सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं बचा है। दोनों को जब फुर्सत मिलती है तो उस वक्त पढ़ाई कर लेते हैं, क्लास अटेंड कर लेते हैं, बाकी समय दोनों अपने में इतने मग्न रहते हैं कि दुनियादारी से बेखबर है। तन की भूख मिट जाती है तो पेट की भूख भी नहीं सताती उन्हें। जब और पेट की भूख सहन नहीं होती तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर दोनों बैठ जाते और विदेशी खाने का लुत्फ उठाते। एक अमीर बाप का बेटा है तो दूसरी उच्च मध्यम वर्गीय बाप की बेटी। दोनों को रुपये पैसे की क्या कमी है। मरुभूमि में भटके हुए इंसान को जैसे बहुत समय से प्यास सताती है, ठीक उसी तरह दोनों इंडिया में रहकर बहुत समय से एक दूसरे के करीब आने के लिए तरसते रहे और प्यासे ही रह गए। दो ऐसे अतृप्त मन को इतने समय के पश्चात मरुभूमि में जल दिखाई दिया तो भला वे अपनी प्यास बुझाए बिना कैसे जल से दूर रहते। इसीलिए साथ रहते हुए दोनों अपनी प्यास बुझाकर ऐसा महसूस करते जैसे धरती न होकर स्वर्ग है। इसी को जीवन का सुख समझ बैठे दोनों। कच्ची उम्र की गलत सोच। पढ़ाई और मौज मस्ती के साथ साथ दोनों ने छुट्टियों में इंग्लैंड घूमने का भी पूरा मजा लिया। देखते ही देखते एक साल बीत गया। फर्स्ट ईयर का रिजल्ट दोनों का अच्छा रहा। दोनों गर्मी की छुट्टियों में अपने अपने घर आए। इस बीच जूही के माता पिता का इंग्लैंड जाना हुआ नहीं, चाहकर भी वो नहीं जा पाए, क्योंकि प्रतिभा के पापा अर्थात जूही के नाना जी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उन्हें छोड़कर प्रतिभा जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति में उसके पिता की देखभाल कौन करता। जूही को उस समय खबर दी प्रतिभा ने, जब उसका फाइनल एग्जाम चल रहा था। जूही ने भी यही कहा, एग्जाम होते मैं आ रही हूँ घर 1 महीने के लिए। जूही ने आकर देखा नाना जी बिल्कुल बिस्तर पर है, बिस्तर से उठ नहीं सकते। हमेशा किसी न किसी को उनके पास रहना पड़ता है। जूही को देखकर भी वे उसे पहचान नहीं पाए। उनकी पहचानने की शक्ति चली गई। नाना जी को इस हालत में देखकर जूही को बहुत रोना आया, परंतु नानी के सामने रो नहीं पाई। बजाय रोने के वो नानी को हौसला देती रही। आखिर जूही के सामने एक दिन नाना जी चल बसे। इस बीच आदित्य ने कभी जूही को फोन नहीं किया। जूही उसके फोन का इंतजार करती रही। आखिर एक दिन नाना जी की खबर देने के लिए जूही ने आदित्य को फोन किया। हेलो आदित्य, कैसे हो? हेलो कौन? जूही, अचानक फ़ोन किया तो क्या मुझे फ़ोन नहीं करना चाहिए था? ये बात नहीं है, इंग्लैंड से आने के बाद तुमने एक बार भी फ़ोन नहीं किया, इसीलिए कहा। तुमने भी तो मेरा हाल चाल नहीं पूछा। बहुत ज़्यादा व्यस्त हो क्या? हाँ, आजकल डैड के साथ ऑफिस में बैठना पड़ता है। इतना ज़्यादा व्यस्त हो कि एक बार फ़ोन तक नहीं किया। मिलना तो दूर की बात, ऐसे कैसे बदल गए तुम? ऐसी कोई बात नहीं है जूही, 1 महीने के लिए आए हैं तो परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। फिर तो इंग्लैंड जाना ही है और तुम्हारे साथ रहना ही है। खैर जाने दो, मुझे एक बात बतानी थी इसीलिए फ़ोन किया। नाना जी नहीं रहे। ओह, क्या हो गया था उनको? बहुत समय से बीमार चल रहे थे, उम्र भी काफ़ी हो गई थी। मेरे लिए शायद वेट कर रहे थे। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मुझे पहचाना नहीं और 2 दिन पहले चल बसे। जूही रोने लगी। रो मत जूही, उनका जाने का समय आ गया था इसीलिए चले गए। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, एक क्लाइंट आया हुआ है। सुनो आदि, तुम एक बार मिल सकते हो क्या? कितने दिन हो गए, बड़ा मन हो रहा है मिलने का। परंतु अभी तो नाना जी की 13वीं चल रही है ना, ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। घर में रहो अपने मॉम डैड के साथ, मॉम को अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर तुम 13वीं के दिन आ जाओ, इसी बहाने मिलना हो जाएगा। प्रॉमिस नहीं कर सकता, कोशिश करूँगा। आजकल डैड की बात सुननी पड़ती है, उनसे पूछे बिना कहीं जा नहीं पाता। तुम बहुत बदल गए हो आदि, पहले जैसे नहीं रहे। ये तुम्हारी गलतफहमी है जूही, इंसान हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता। उम्र के साथ साथ बदलाव तो आता है। आजकल मेरे ऊपर डैड ने बहुत सारा कार्यभार सौंप दिया है, बिजनेस संभालना भी तो बहुत आवश्यक है।
आगे चलकर मुझे ही तो संभालना है सब कुछ। अभी से मैं थोड़ा थोड़ा सीख लूंगा तो मेरे लिए अच्छा है। आदित्य की बात सुनकर जूही को लगने लगा आदित्य बदल गया है, बहाना कर रहा है, मगर उसकी बातों में, व्यवहार में बदलाव दिख रहा है। पहले जैसे इतने प्यार से बात नहीं करता, पहले बातों बातों में स्वीट हार्ट, डार्लिंग, बेबी बोला करता था, लेकिन अभी इतनी देर बात करने के बाद भी एक बार भी प्यार से कुछ नहीं कहा। क्या मुझसे उबने लगा है, दूरी बनाकर रखना चाहता है, या उसका मेरे प्रति खिंचाव कम हो गया है? खैर, अभी दूर बैठकर क्या बातें करूं? कुछ ही दिन के पश्चात तो लंदन जाना है, तो आमने सामने बैठकर ही बातें करेंगे और फैसला करेंगे। जो होना है वही हुआ। जूही के मन में असुरक्षा की भावना धीरे धीरे घर करने लगी। नाना जी की 13वीं के दिन जूही आदित्य की प्रतीक्षा करती रही और बार बार दरवाजे की ओर देखती रही। मन में ये आस लगाई कि भले ही थोड़े समय के लिए ही हो, आदित्य जरूर आएगा। पल पल प्रतीक्षा में कट रहा था, दिल में कशक होने लगी थी। सब लोग आते जाते रहे, जूही सबसे बातें भी करती, मगर ऊपरी तौर पर मन में न जाने क्यों उसका उदास सा था। पूरा दिन बीत गया, रात के 10 बजे सब लोग चले गए, मगर आदित्य नहीं आया। जूही अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। माँ, पिताजी, नानी सभी नाना जी के गुजर जाने से बहुत दुखी थे, इसलिए सबके जाने के पश्चात अपने अपने कमरे में जाकर सब आराम करने लगे। जूही भी अपने कमरे में चली गई और आदित्य को फोन लगाया। रिंगटोन बजती रही, मगर फोन रिसीव नहीं किया आदित्य ने। 4-5 बार फोन लगाने के पश्चात भी जब फोन रिसीव नहीं हुआ आदित्य ने, तब न जाने क्यों एक अनजाना भय जूही को सताने लगा। क्या हो गया है आदित्य को? मुझसे बात नहीं करना चाहता है क्या? क्या कोई और लड़की उसके जीवन में आ गई है? मेरे साथ रह रहकर उसका जी भर गया होगा, तभी मुझसे दूरी बनाकर रखना चाहता है। कोई इंसान इतना कैसे बदल सकता है? जिस आदित्य को मैं स्कूल लाइफ से जानती हूँ, वो 1 साल में बदल गया। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ये संभव नहीं है। मैं उसे ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकता। सोचते सोचते न जाने कब जूही की आंख लग गई। सुबह आंखें खुलने में थोड़ी देर हो गई जूही को। नाना जी की 13वीं का काम निपट गया, इसीलिए उसने मन बना लिया कि आज आदित्य से मिलेगी। उठते ही वो नहा धोकर फ्रेश हो गई। तब तक नौकरानी चाय लेकर आई। चाय पीते पीते उसने गूगल सर्च किया तो आदित्य का ऑफिस का पता मिल गया। आजकल गूगल तो ईश्वर है, चाहे कुछ भी ढूंढ लो, कुछ भी पूछ लो, सब जवाब मिल जाता है। तैयार होकर उसने अपनी माँ से कहा, मम्मा, मैं काम से निकल रही हूँ, आने में देर हो सकती है, आप चिंता मत करना। कहाँ जा रही है जूही? प्रतिभा ने पूछा। एक ऑफिस में जा रही हूँ, एक जॉब की वैकेंसी निकली है, अप्लाई किया था, इसलिए आज मिलने के लिए कहा था, इसीलिए मिलने जा रही हूँ। जूही ने झूठ बोला, मगर आत्मविश्वास के साथ। अभी तो तेरी एमबीए की डिग्री कंप्लीट भी नहीं हुई, अभी से नौकरी की तलाश क्यों कर रही है? पहले से सर्च करके रखने में क्या बुराई है? एमबीए की डिग्री मिल जाएगी तो आते ही नौकरी ज्वाइन कर लूंगी। मैं निकल रही हूँ, बाद में मिलते हैं, कहकर जूही तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि उसके अंदर गुस्से की आग भभक रही है। दरवाजा थोड़ा सा खोलकर जूही ने देखा, अंदर आदित्य अकेला बैठा कुछ कर रहा है। उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैं आई कमिंग सर? जवाब की प्रतीक्षा भी नहीं की और दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गई। आकर आदित्य के टेबल के सामने खड़ी हो गई। आदित्य ने अचानक नजर उठाकर देखा तो जूही सामने खड़ी मिली। आश्चर्य से उसने पूछा, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? आदित्य ने व्यवहारिकता भी नहीं निभाई, बैठने के लिए भी नहीं कहा, और इतने सारे सवाल सुनकर जूही को और गुस्सा आ गया। क्या आदित्य, सामने कोई आकर खड़ा है, तुमने बैठने के लिए भी नहीं कहा और इतने सारे सवाल? सॉरी, बैठ जाओ, कुर्सी दिखाते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य ने सॉरी भी ऐसे कहा जैसे कहने का मन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कहना पड़ा। उसके बोलने के ढंग से ही जूही को पता चल गया कि उसका इस तरह आना आदित्य को पसंद नहीं आया। दरअसल आदित्य अपने डैड से बहुत ज्यादा डरता है। उसे लग रहा है कि कहीं डैड ने देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। तुम सॉरी तो इस तरह बोल रहे हो जैसे किसी ने पीछे से बंदूक पकड़ी हो, इसीलिए बोल रहे हो। ऐसे सॉरी बोलने का कोई अर्थ नहीं है। मैं अपने काम में थोड़ा व्यस्त था जूही, इसीलिए समझ नहीं पाया कि तुम आई हो। काम में व्यस्त रहने से इंसान की आवाज में भी कड़वाहट आ जाता है क्या? मैंने तो सहज होकर ही बोला है। तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे मन में भी कई सवाल है। बैठ जाओ, बोलो क्या पूछना चाहती हो? मुझसे गुस्सा हो तो निकाल दो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कल तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं मिला आदि, तुम आधे घंटे के लिए भी नहीं आ पाए मेरे घर, मेरे नाना जी को थोड़ा सम्मान भी नहीं दे पाए।
जब एक एजेंट पर्सन को सम्मान नहीं दे सकते तो मुझे क्या सम्मान दोगे? मैंने कल रात को भी तुम्हें बहुत बार कॉल किया लेकिन तुमने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। क्यों आदि, इतना क्यों बदल गए हो तुम? मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण तुमने मुझसे मुंह फेर लिया? इतने दिन हो गए हैं, एक बार मिलने भी नहीं आए, ना ही खुद होकर एक कॉल किया। जूही की आवाज़ में तल्खी भी थी और भारीपन भी था। जूही, तुमसे मिलने का मुझे कोई कारण नज़र नहीं आया, इसीलिए मैं मिलने नहीं आया। वैसे भी आजकल मैं बिजी रहता हूँ। कल रात को जब तुमने फ़ोन किया था तब मैं एक पार्टी में था, बिजनेस पार्टी में क्लाइंट से बातें कर रहा था, इसीलिए मैं कॉल नहीं उठा पाया। तुम एक बार कॉल रिसीव करके मुझे बोल देते कि मैं बिजी हूँ, पार्टी में हूँ, तो मुझे तसल्ली हो जाती, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे, इसीलिए मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। नहीं तो मेरा कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऑफिस में आने का। इस पर जूही गुस्से में आ गई। जूही, समझा करो, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर हम लंदन में मिलेंगे एक दूसरे से और रहेंगे भी एक साथ। कुछ दिन नहीं मिल पाए तो इसमें शिकायत करने वाली क्या बात है? पहले तुम ऐसे नहीं थे। पहले मैं छोटा था, जिम्मेदारी कम थी, अब जिम्मेदारी बढ़ गई है। पापा ने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी है ऑफिस की। ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे ऊब गए हो, अब मेरी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। बहुत मतलबी निकले तुम। जूही के मन में फिर वही असुरक्षा का डर उसे सता रहा है। अच्छा, पहले लंदन चलो, फिर बताऊंगा कि मैं मतलबी हूँ कि नहीं, ऊब गया हूँ कि नहीं। सब तुम्हारे मन का वहम है। बी मैच्योर बेबी, अब तुम बड़ी हो गई हो, जरा समझदार बनो। बहुत दिल कर रहा है मेरे साथ रात बिताने का। मुस्कुराते हुए तिरछी नज़र से देखा आदित्य ने जूही को। फिजिकल रिलेशन ही सब कुछ नहीं होता आदि, एक रिलेशन मन का भी होता है। तुम्हारे पास मन नहीं है क्या? तुम केवल फिजिकल रिलेशन को ही रिलेशन समझते हो क्या? मन तो है, मगर फिजिकल रिलेशन की जरूरत भी बहुत है। आदित्य फिर जूही को देखकर हंसने लगा। लंदन में यही रूप देखने को मिलता था, फिर उसी रूप में आ गए। रात बिताने की मेरी इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा हो रही है। क्यों नहीं होगी, अभी मैं जवान हूँ। आदित्य फिर हंसने लगा। तुम दीवाना हुए जा रहे हो, मैं चाहती हूँ अभी बहुत देर ठहरना ठीक नहीं है। आदित्य को लगा जूही नाराज है। जूही को नाराज करना ठीक नहीं है। लंदन में जाकर फिर दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। एक साथ रहेंगे तो दो बदन एक जान तो होना ही पड़ेगा। जूही अगर मुझसे अलग रहने लगी तो मेरे लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जूही को अभी नाराज नहीं कर सकते, इसलिए उसने जूही को मनाने के लिए मीठी आवाज में कहा, कॉफी पियोगी? नहीं, ऑफिस में कॉफी नहीं पीऊंगी। कॉफी पिलाना है तो सीसीडी चलना पड़ेगा। जूही को नाराज देखकर उसने मनाते हुए आदित्य से कहा, डार्लिंग समझा करो, तुम अभी जाओ। अभी मैं नहीं जा सकता, जाकर लंदन जाने की तैयारी करो, संडे को एयरपोर्ट पर मिलते हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ, उदास मन से कहा जूही ने। इतने ठंडे से क्यों कह रही हो? एक प्यारी सी स्माइल देकर जाओ स्वीट हार्ट। जूही ने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी आदित्य पर तिरछी नजर डालकर। आदित्य ने मनाया तो जूही अपने मन के सारे गिले शिकवे निकाल दिए, परंतु जूही की नादानी या नासमझी कहेंगे कि वो आदित्य के दिल में झांककर उसकी मनसा नहीं समझ पाई। लड़कियां शायद ऐसी ही गलती करती है या फिर खुद को असुरक्षित महसूस करती है। लड़कियों को क्यों एक लड़के को हमेशा कंधा चाहिए होता है? लड़कियां तो कहती है वो सक्षम है, साहसी है, फिर भी वो स्वयं को भावनात्मक तौर पर इतना कमजोर क्यों पाती है? सक्षम और साहसी होने के लिए भावनात्मक तौर पर स्वयं को सशक्त बनाना होगा, तभी लड़कियां खुद को सभी ओर से स्वतंत्र कह सकती है। जूही भी उन लड़कियों में से है जो खुद को आधुनिक, स्वतंत्र और सक्षम मानती है, परंतु एक लड़के का कंधा चाहिए होता है। आदित्य का कंधा छीन न जाए, इसीलिए उसकी हर बात आसानी से मान जाती है। खुशी खुशी वो घर की ओर चल पड़ी। इतने दिनों के बाद आज आदित्य से मिलकर और उसकी मीठी बातें सुनकर उसके मन को सांत्वना मिली। क्या दुनिया में कोई और ऐसी बातें नहीं है जिससे खुश हुआ जा सकता है? तो दोस्तों, आगे क्या होगा जूही की जिंदगी में? क्या आदित्य सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था? जानने के लिए इस कहानी का नेक्स्ट भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।